इमेजिन करिए एक ऐसे शहर को जिसे देखने का ख्वाब ईरान, पुर्तगाल और रशिया के ट्रैवलर्स देखते थे, जहाँ के विशालकाय मंदिर आसमानों को छूते थे और जहाँ के बाजार इतने बड़े थे कि इंसान गुम हो जाए। जिस शहर के बारे में एक पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिंगो पेस ये लिखते हैं कि ये रोम जितना बड़ा और खूबसूरत है और यहाँ के बाजारों में दुनिया की हर एक चीज मिलती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा ये शहर 200 सालों तक दक्षिण के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा। फिर होता है एक विनाशकारी युद्ध, जिसके बाद इस शहर का नामो निशान नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर शहर, जिसे आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। ये शहर उस विजयनगर अंपायर की राजधानी थी जिसने 200 सालों तक साउथ इंडिया पे हुकूमत की। दरअसल इस अंपायर की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में। हिंदुस्तान में उस वक्त दिल्ली के तुगलक वंश शासन कर रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक की स्टूपिड पॉलिसीज की वजह से दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और कॉन्सिक्वेंटली छोटे बड़े बहुत सारे किंगडम्स उसी समय उभर रहे। उसी कड़ी में 1336 में दो भाइयों ने मिलकर, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, इस विजयनगर अंपायर की नींव डाली। हरिहर और बुक्का द्वारा बसाए गए इस अंपायर की ख्याति और सीमाएं समय के साथ बढ़ती चली गई और एक वक्त आया जब नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक का पूरा एरिया इनके कंट्रोल में था। इस अंपायर के 300 सालों के इतिहास में 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने हुकूमत की, लेकिन यह अंपायर अपने चरम पर पहुंचा राजा कृष्णदेव राय के जमाने में, जिनके बारे में आपने तेनाली रामन की कहानियों में खूब पढ़ा होगा। और तो और बाबर ने भी अपनी किताब तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर बताया है। लेकिन कृष्णदेव राय की डेथ के बाद अंपायर में सक्सेशन को लेकर घमासान मचा और आपसी कलह और फूट की वजह से अंपायर कमजोर पड़ गया। उधर इनके दुश्मन दख्खन सुल्तान्स अपने आप को कंसोलिडेट और मजबूत कर रहे थे और फिर 23 जनवरी 1565 को उन्होंने विजयनगर पर धावा बोल दी। फिर होता है वो विनाशकारी तालीकोटा का युद्ध, जिसमें अब तक अनडिफीटेड रहने वाले विजयनगर अंपायर की हार होती। इतने लोग मारे जाते हैं कि जिनकी लाशों को गिनने के लिए 20 दिन लगे और उसके बाद 6 महीनों तक इस स्वर्णिम राजधानी को लूटा गया। लूट का सामान इतना था कि उसे ले जाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी लगे। ये थी विजयनगर की अर्श से लेके फर्श तक की कहानी। और आखिर कौन थे दक्खन सुल्तान्स और क्यों हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा? और बाबर ने कृष्णदेव राय को इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर क्यों कहा, जबकि वो दोनों तो आपस में कभी मिले भी नहीं? और आखिर विजयनगर में ऐसा था क्या जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती? इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद ये शहर वीरान हो गया, क्योंकि यहाँ पे काफी पुराने मंदिर थे, तो काफी समय बाद लोगों की आवाजाही शुरू होती है। लेकिन ये शहर उस तरह आबाद ना हो सका जैसा पहले था और लोग उन वीरान खंडरों के बारे में या तो कुछ नहीं जानते थे या फिर जानकर यकीन नहीं करते थे। और आश्चर्य की बात कि अब ये जगह हम्पी के नाम से जाने लगी। ये नाम पंपा देवी के नाम पर पड़ा था, जो देवी पार्वती का अवतार मानी जाती थी और इनका मंदिर उस रीजन में काफी इंपॉर्टेंस रखता था। अब 1800 में कॉलिन मैकेंजी को विजयनगर के खंडरों के बारे में पता चला। वहाँ की दीवार, ऊंचे गोपुरम, विशाल तालाब और नक्काशियों को देखकर वो समझ गया ये अपने ज़माने में कोई बड़ा शहर रहा होगा। फिर उसने मंदिरों के पुजारियों और लोकल से बात की, जिन्होंने उसे विजयनगर की कहानी सुनाई। अब उस बेसिस पर उसने शहर का एक मैप तैयार किया, जिससे इसके बारे में और जाना जा सके। फिर 1856 में आए फोटोग्राफर्स। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने पहली बार हम्पी के मॉन्यूमेंट्स की डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ली और स्कॉलर्स पहली बार इन स्ट्रक्चर्स को क्लोजली स्टडी कर सके। उसके बाद 1876 में एपिग्राफिस्ट जे.एफ. फ्लीट ने टेम्पल वॉल्स पे मिलने वाले इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट करने शुरू किए और इन इंस्क्रिप्शंस में छुपी थी असली हिस्ट्री, डोनेशंस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रूलर्स के नेम्स। और फिर 1902 में कंजर्वेशन का काम शुरू होता है जॉन मार्शल के। धीरे धीरे एक अबैंडन जंगल एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल साइट बन गई और 1976 में हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। उसके 10 साल बाद 1986 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है, यानी कि वो जगह जो एक जमाने में खंडर मानी जाती थी, आज वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। ये थी हम्पी से विजयनगर की डिस्कवरी की कहानी। तो हम्पी से विजयनगर की डिस्कवरी में हमने काफी सारे सोर्सेज यूज किए, ओरल ट्रेडिशंस, इंस्क्रिप्शंस, लोकल लिटरेचर और यहाँ तक कि फॉरेन ट्रैवलर्स की किताबें भी। विजयनगर संस्कृत में मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का नगर। ये शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था। ये नाम एक शहर का भी है और साम्राज्य का भी।
इस साम्राज्य की शुरुआत 1336 में दो भाइयों ने की थी, का नाम हरिहर और बुक्का था। लोकल लिटरेचर में इस साम्राज्य को कर्नाटका साम्राज्यमु कहते हैं। बाद में इंग्लिश हिस्टोरियंस ने विजयनगर शहर के नाम पर इस अंपायर को भी विजयनगर अंपायर ही कहना शुरू कर दिया। विजयनगर अंपायर की बाउंड्रीज नॉर्थ में डेक्कन सुल्तान्स और उड़ीसा के गजपति रूलर से लगती थी। फर्टाइल रिवर वैलीज और लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड के लिए इन सारे अंपायर्स में आपस में कंपटीशन होता था, लेकिन साथ ही इन स्टेट्स के बीच आर्किटेक्चर के आइडियाज भी शेयर होते थे, जिसके एविडेंसेस आगे आप चैप्टर में देखेंगे। विजयनगर की किताबों में इन रूलर्स के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए, जैसे उड़ीसा के रूलर्स के लिए गजपति यानी कि लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, डेक्कन सुल्तान्स के लिए अश्वपति यानी कि लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, और विजयनगर के रूलर्स के लिए नरपति, और विजयनगर के रूलर्स के लिए राय वर्ड भी यूज होता था। विजयनगर अंपायर से पहले इस रीजन में होयसाल रूलर्स और चोलों ने रूल किया था। इस दौरान काफी बड़े और इन्फ्लुएंशियल मंदिर बनाए गए, तो विजयनगर के रूलर्स ने भी इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए इन मंदिरों को इनोवेट किया और नए मंदिर भी बनाए। इस अंपायर में ट्रेड का बहुत बड़ा रोल था और इस जमाने में वॉरफेयर कैवेलरी पे बहुत डिपेंडेंट होता था, यानी कि घोड़े चाहिए होते थे। तो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से घोड़े इंपोर्ट किए जाते थे। लोकल मर्केंट्स, जिन्हें कुदरे चट्टी भी कहा जाता था, वो भी इस हॉर्स ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे। और फिर 1498 में पोर्चुगीज आते हैं वेस्ट कोस्ट पे। उन्होंने अपनी सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी विजयनगर को देनी शुरू की, जिसमें एक बंदूक आती थी जिसे मस्कट कहते हैं। इन सब के अलावा विजयनगर के मार्केट्स में स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स का भी बड़ा बिजनेस। तो कुल मिलाकर ट्रेड एक स्टेटस सिंबल था और रेवेन्यू का सोर्स भी। इसीलिए विजयनगर के रूलर्स, खास करके कृष्णदेव राय, ट्रेड को काफी इनकरेज करते थे, जो आप इस सोर्स में भी देख सकते हैं। इस साम्राज्य में एक के बाद एक 4 डायनेस्टीज ने हुकूमत की। शुरुआत हुई संगम डायनेस्टी से, फिर सुलुव आए, फिर तुलुव और सबसे आखिरी में अरबिडो डायनेस्टी। लेकिन अंपायर अपने पीक पर पहुंचा कृष्णदेव राय के जमाने में। कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के थे, जिन्होंने 1509 से 1529 तक रूल किया। अपने शासनकाल में इन्होंने 1512 में रायचूर दोआब को एक्वायर किया, जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच की फर्टाइल जमीन थी। फिर 1514 में इन्होंने उड़ीसा के रूलर्स को हराया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को शिकस्त दी। मिलिट्री एक्सपेंशन के अलावा इन्होंने खूबसूरत मंदिर बनाए, गोपुरम्स ऐड किए और अपनी मदर के नाम पर एक टाउनशिप भी बनाई, जिसका नाम नागलापुरम रखा गया। इसके अलावा इन्होंने लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट को भी प्रमोट किया और खुद तेलुगु में स्टेट क्राफ्ट की बुक लिखी, जिसका नाम था अवक्तम मल्लड़। और फिर 1529 में कृष्णदेव राय की डेथ हो गई और सब बदल गया। फ्यूडल नाइकों ने रेबल करना शुरू कर दिया। 1542 में कंट्रोल अरबिडो लीनिएज के पास शिफ्ट हो जाता है। और फिर आया वो दिन 1565 का, जिस दिन बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ। ये बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी कहते हैं। रामाराय, जो कि विजयनगर का चीफ मिनिस्टर था, वो विजयनगर की आर्मी लेकर निकलता है और उधर से 3 दिक्कल सल्तनत, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, तीनों की कंबाइंड आर्मी विजयनगर पर अटैक करती है। विजयनगर हार गया और इसके बाद ये शहर पूरी तरीके से खाली करा दिया और इसके बाद इस शहर में घमासान लूटपाट मची और ये साम्राज्य फिर इस हार से कभी उभर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, सुल्तानों और विजयनगर के रायों के बीच हमेशा से दुश्मनी नहीं थी, ये आपस में कोऑपरेट भी करते थे। जैसे कृष्णदेव राय ने एक बार दक्कन सल्तनत के सक्सेशन डिस्प्यूट में मीडिएट किया था। इसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम की उपाधि ली थी। ऐसे ही कृष्णदेव राय की डेथ के बाद होने वाले सक्सेशन डिस्प्यूट में बीजापुर के सुल्तान ने मीडिएट किया था। तो इस तरीके से कॉपरेशन चलते थे। माना जाता है कि चीफ मिनिस्टर आलिया रामाराय की पॉलिसीज ने शायद सुल्तानों और विजयनगर के रूलर्स में दुश्मनी पैदा कर दी होगी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो विजयनगर अंपायर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन था, अमारनाय का सिस्टम। क्योंकि एक अकेला राजा पूरे साउथ इंडिया को नहीं कंट्रोल कर सकता था, फिर लोकल लेवल पर पावरफुल लोग चाहिए थे जो उसकी तरफ से टेरिटरीज मैनेज करें। तो ये काम सौंपा गया नायकों को। इनके पास अपनी आर्मी होती थी, कभी कभार ये फोर्स भी कंट्रोल करते थे और यूजुअली ये तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे। इन्हीं नायकों में से कुछ को अमारनायक बनाया गया, जो ऑफिशियल मिलिट्री कमांडर होते थे। इनको राजाओं के द्वारा टेरिटरीज दी गई। वो अपने टेरिटरीज में पीजेंट्स, क्राफ्टमैन और ट्रेडर से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। इस टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा वो पर्सनल यूज के लिए रखते और इससे वो अपने एलिफेंट और कैवेलरीज को मेंटेन करते। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि ये घोड़े और हाथी बाद में फिर विजयनगर के रूलर्स की मदद करते थे लड़ाइयों के वक्त। इसके अलावा वो अपने हिस्से से आसपास के टेंपल और इरिगेशन वर्क्स में भी कंट्रीब्यूट करते थे। इसके अलावा राजा से अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो एनुअली ट्रिब्यूट भेजते और खुद दरबार में प्रस्तुत होकर गिफ्ट्स देते। राजा भी उन पे अपने पावर को असर्ट करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद काफी सारे नायकों ने अपने अपने किंगडम्स बना लिए, मदुरई, तंजावुर जैसे नाम शामिल। और हाँ, हिस्टोरियंस का मानना है कि अमारनाय का सिस्टम के फीचर दिल्ली के इक्तिदारी सिस्टम से काफी मिलते जुलते, तो शायद ये पॉलिटिकल सिस्टम उससे इंस्पायर्ड रहा होगा। अब चलते हैं शहर के अंदर। शहर को हम एक पोर्चुगीज ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसका नाम है डोमिंगो पेस। 16वीं सेंचुरी में डोमिंगो पेस पहली बार विजयनगर आता है
और पेस लिखता है कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ा, वहाँ से जो दिखता था वो रोम जितना बड़ा और खूबसूरत था। और इस शहर के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, गार्डन्स हैं, पानी की नालियाँ हैं और जगह-जगह पे लेक्स हैं। किसी पोर्चुगीज़ ट्रैवलर के लिए इसे रोम से कंपेयर करना और उसके बराबर का दिखाना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। विजयनगर के रूलर्स और विजयनगर शहर की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। इस वजह से 15th और 16th सेंचुरी में काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इस शहर में आए और इसके बारे में लिखा है। 15वीं शताब्दी में इटली के निकोला डी कॉन्टी, पर्शिया के अब्दुल रज़ाक और रशिया का अफनासी निकेतन विजयनगर विजिट करता है। तो 16th सेंचुरी में दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नैंडो नुनीज़ जैसे पोर्चुगीज ट्रैवलर्स विजयनगर आते हैं। मैकेंजी के मैप के अकॉर्डिंग विजयनगर शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। नॉर्थ में सैक्रेड सेंटर, साउथ में अर्बन कोर और साउथ वेस्ट में रॉयल सेंटर, जहाँ ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। आगे चल के हम इन तीनों सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं विजयनगर के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से, क्योंकि विजयनगर की बड़ी पॉपुलेशन के लिए पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी। और प्रॉब्लम ये थी कि विजयनगर एक पेनिसुला पे लोकेटेड था जो एरिड जोन था, यहाँ पे बारिश कम होती थी और पहाड़ी पे लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी बहुत कम था। लेकिन विजयनगर के लोगों ने कुछ ऐसा किया जो आज भी हमें हैरान करता है। सबसे पहले विजयनगर के बगल में तुंगभद्रा रिवर नेचुरल बेसिन्स बनाती थी और इसके आसपास ग्रेनाइट के हिल्स थे जिनसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स नीचे उतरती थी। अब हर स्ट्रीम और बेसिन के साथ एक एम्बैंकमेंट बनाया गया, इसके जरिए इनका पानी एक रिजर्वोयर में भरा जा सके और फिर कैनाल्स और एक्वेडक्ट्स के जरिए इन रिजर्वोयर के पानी को शहरों तक पहुंचाया जाता था। तो ये सिस्टम सिंपल था। नदी, हिल स्ट्रीम्स और रेन वाटर को बड़े रिजर्वोयर्स में स्टोर करो और फिर उसको कैनाल्स और एक्वेडक्ट्स के जरिए शहर में पहुंचाओ। डोमिंगो पेस भी एक टैंक के बारे में लिखते हैं जो कृष्णदेवराय ने बनवाई थी 2 पहाड़ों के बीच, जिसमें हजारों की तादाद में वर्कर्स एम्प्लॉय करे गए थे। इसके अलावा 15th सेंचुरी में कमलापुरम टैंक बनाया गया और फिर संगम रूलर्स ने ही हीरिया कैनाल्स भी बनवाए थे। ये दोनों चीज़ें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ है जो विजयनगर को काफ़ी यूनिक बनाती है, वो है उसकी फोर्टिफिकेशन। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक विजयनगर की फोर्टिफिकेशन देखकर दंग रह गया था। उसने 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स मेंशन किए, यानी कि एक के पीछे एक 7 दीवारें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इन वॉल्स के बीच क्या था। अब्दुल रज़ाक ने नोट किया कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स और हाउसेस थे। मतलब खेतों को भी फोर्ट के अंदर रखा गया था। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि मेडावल सीजेस में टैक्टिक होती थी, डिफेंडर्स को भूखा रखकर सरेंडर करवाओ या फिर युद्ध करवाओ। नॉर्मली रूलर्स ग्रेनरीज बनाते थे फोर्ट के अंदर, लेकिन वो खत्म होने के बाद उन्हें मजबूरन लड़ाई करना पड़ता था। इस चीज को सॉल्व करने के लिए विजयनगर के रूलर्स ने खेतों को ही फोर्टिफाई कर दिया कि खेती होती रहेगी, सीट चाहे कितनी भी लंबी हो। अगर हम फोर्टिफिकेशन की डिटेल्स को देखें तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल तो विजयनगर के ग्रेनाइट हिल्स खुद थे। इसके बाद जो विजयनगर की फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई गई थी उसमें कोई मैसिव मेसनरी यानी कि सीमेंट का काम नहीं हुआ था। केवल स्टोन के पत्थर एक के ऊपर एक रख दिए गए जो कि इसे और मजबूत और ड्यूरेबल बनाते थे। इसके अलावा फोर्ट्स के काफी सारे गेट्स थे और गेटों का आर्किटेक्चर उसके अंदर रहने वाली पॉपुलेशन पे डिपेंड करता था। जैसे हमें काफी इंडो पर्शियन स्टाइल के गेटवेज भी मिले हैं जो कि डेक्कन सुल्तानों के कैपिटल से इंस्पायर्ड होगी। इसके अलावा इन फोर्टिफिकेशन के आसपास रोड्स बनाए गए थे जो कि शहर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट साइट्स को कनेक्ट करते थे। अब आखिर अर्बन कोर में क्या था? ऑर्डिनरी लोगों के घर तो मोस्टली नहीं बचे क्योंकि वो पेरिशेबल मटेरियल से बने थे, लेकिन पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा ने डिस्क्राइब करा था कि यहाँ पे आम लोगों के घर झोपड़ी नुमे हैं लेकिन मजबूत बने हैं और घरों का ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग है। हम एक्सकेवेशन के दौरान अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में चाइनीज पोर्सविलियन मिले हैं। इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे अमीर व्यापारी रहते होंगे। इसी के आसपास मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर भी हमने देखा जहाँ पे टॉम्स और मस्जिदें हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मस्जिदों का आर्किटेक्चर हम्पी के टेम्पल के मंडपों की तरह है। यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर्स आपको मस्जिदों के अंदर दिखते हैं क्योंकि अगेन एक आर्किटेक्चर ब्लेंडिंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पूरा एरिया श्राइन्स, स्मॉल टेम्पल्स और रेन वाटर टैंक्स से डॉटेड था ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। अब चलते हैं उस जगह जो इस चैप्टर का सेंटर पीस है, रॉयल सेंटर। ये सिटी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। इसका नाम सुनकर आपको लगता होगा कि यहाँ सिर्फ पैलेसेस होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ 60 से ज़्यादा टेम्पल्स भी थे क्योंकि रूलर्स को अपनी अथॉरिटी लेजिटिमाइज करानी थी, इसलिए टेम्पल्स और डेटीज से एसोसिएशन ज़रूरी था। इसके अलावा 30 ऐसे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी आइडेंटिफाई करे गए जो रॉयल पर्पस या फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए काम में लाए जाते होंगे। रॉयल सेंटर के सबसे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे महानबी डिब्बा और ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल एक 2 मंजिला इमारत थी, माना जाता है कि शायद ये दरबार रहा होगा। और महानबी डिब्बा एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसका बेस तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट चौड़ा और हाइट 40 फीट ऊंची है। पूरे बेस में रिलीफ कार्विंग की गई है
माना जाता है कि इसके ऊपर शायद एक वुडन स्ट्रक्चर रहा होगा। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस्ट ने ऑडियंस हॉल और महानबी डिब्बा को कलेक्टिवली हाउस ऑफ विक्ट्री कहा था। ऐसा मानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म महानबी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए यूज में लाया जाता होगा। विजयनगर ट्रेडिशन में महानबी एक बहुत सिग्निफिकेंट फेस्टिवल माना जाता था। इस दिन देवी की पूजा होती थी, साथ ही साथ स्टेट हॉर्स की भी पूजा होती थी। डांसेस, रेसलिंग मैचेस जैसे एंटरटेनिंग इवेंट्स होते थे। घोड़े और हाथियों की झांकियां निकलती थी। नायकास और अमर नायकास राजाओं को गिफ्ट देते थे, और फेस्टिवल के आखिरी दिन राजा अपने नायकों की और अपनी आर्मी को मॉनिटर करता था। अब महानबी डिब्बा के आकार को देख के लगता है कि इस फेस्टिवल को मनाने के लिए शायद ये एक सही मंच रहा होगा। हालांकि हिस्टोरियंस के बीच महानबी डिब्बा की यूटिलिटी को लेके अभी भी डाउट्स हैं, क्योंकि महानबी डिब्बा के सामने इतना स्पेस नहीं है जिससे कि ये प्रोसेशंस लिए जा सके। रॉयल सेंटर में और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लोटस महल। ये एक खूबसूरत इमारत है। लोटस महल नाम इसे ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने दिया था, कारण अभी तक अननोन है। माना जाता है कि ये शायद एक काउंसिल चैम्बर था जहां राजा अपने एडवाइजर से मिलता होगा। इस बिल्डिंग के आर्चेज इंडो इस्लामिक टेक्निक से इंस्पायर्ड है। इसी लोटस महल के बगल में एक एलिफेंट स्टेबल भी है, जिसमें ऑल्टरनेटिंग डोम्स लगे हुए हैं, जिसमें आप टेम्पल आर्किटेक्चर और इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा रॉयल सेंटर में एक खास मंदिर भी है, जिसे हजारामा टेम्पल के नाम से जानते हैं। इसके लोकेशन से ये क्लियर हो जाता है कि ये शायद सिर्फ राजा और रॉयल फैमिली के लिए यूज होता होगा। इस मंदिर के सेंट्रल श्राइन की इमेज तो मिसिंग है, लेकिन इसकी दीवारों पे रामायण के सीन्स को स्कल्प्ट किया गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ पे प्राइम डेटी भगवान विष्णु रहे होंगे। अब हम शहर के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में चलते हैं, सैक्रेड सेंटर। हिस्टोरियंस काफी कॉमनली ये पूछते हैं कि जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना की जा रही थी तो आखिर इस जगह को ही उन्होंने कैपिटल के लिए क्यों चुना था। इसका जवाब हमें सैक्रेड सेंटर में मिलता है। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इस सैक्रेड सेंटर के हिल्स रामायण के वाली और सुग्रीव के किष्किंधा किंगडम का पार्ट थे। एक और ट्रेडिशन ये कहती है कि पंपा देवी, जो देवी पार्वती का स्वरूप मानी जाती है, इन्होंने इसी पहाड़ी पे तपस्या करके वीरूपाक्ष से शादी की थी, और वीरूपाक्ष इस साम्राज्य के गार्डियन डेटी भी थे। इसके अलावा इन हिल्स में विजयनगर साम्राज्य से पहले बने जैन टेम्पल्स थे। मतलब ये जगह विजयनगर एम्पायर के स्थापना के काफी पहले से ही सैक्रेड थी, और इस वजह से शायद इस जगह को कैपिटल के लिए चुना गया होगा। अब देखते हैं कि आखिर इन राजाओं को मंदिरों से इतना लगाव क्यों था। रूलर्स यूजुअली टेम्पल बनवाते थे क्योंकि वो खुद को डिविनिटी से एसोसिएट करना चाहते थे। जैसे विजयनगर के राजाओं ने कहा कि हम भगवान वीरूपाक्ष की तरफ से रूल करते हैं, और तमाम रॉयल ऑर्डर्स श्री वीरूपाक्ष के नाम पे ही साइन होते थे, वो भी कन्नड़ स्क्रिप्ट में। उन्होंने अपने आप को हिंदू सुरात्रणा कहा, जो कि बेसिकली हिंदू सुल्तान का संस्कृताइज वर्जन है। इसके अलावा मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस के साथ साथ सेंटर ऑफ लर्निंग, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी हब होते थे। और इन सब कारणों की वजह से राजा मंदिरों के इनोवेशन और उसके कंस्ट्रक्शन में खासा दिलचस्पी लेते होंगे। विजयनगर पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर में इनोवेशंस हुए। वैसे तो मंदिरों के गोपुरम पहले भी बनते थे, बट अब वो और ऊंचे बनाए जाने लगे, और अंदर मंडप यानी कि पवेलियंस बनने लगे। इसके अलावा चैरियट स्ट्रीट्स बनने लगी, जो सीधे गोपुरम को गर्भगृह से जोड़ती थी। इस स्ट्रीट के दोनों तरफ मर्केंट्स अपनी दुकानें लगाते थे। जैसे अगर विरूपाक्ष मंदिर को ही देखें तो इस मंदिर का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन हमें 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास का मिलता है, लेकिन विजयनगर एम्पायर के जमाने में इसमें सब्सटैंशियल डेवलपमेंट हुआ। एग्जाम्पल के लिए कृष्णदेव राय ने मेन श्राइन के सामने वाले हॉल को बनवाया, और फिर ईस्टर्न गोपुरम, जो इस मंदिर के 3 गोपुरमों में से सबसे बड़ा है, उसे भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। इसके अलावा टेम्पल में काफी सारे मंडप बनाए गए थे, जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता था। वीरूपाक्ष मंदिर के अलावा विट्ठल टेम्पल भी विजयनगर में खासा इंपॉर्टेंस रखता है। विट्ठल दरअसल भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, जो महाराष्ट्र में पूजे जाते थे, और महाराष्ट्र के इस स्वरूप का कर्नाटक में पूजा जाना दिखाता है कि कैसे विजयनगर के रूलर्स डिफरेंट ट्रेडिशन से चीजों को ब्लेंड करते थे। इस विट्ठल टेम्पल में एक यूनिक श्राइन है, जो एक रथ की आकार में डिजाइन करा गया है, जिसे आपने अपने 50 रुपए के नोट पे भी देखा होगा। विजयनगर साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद भी इस पूरे रीजन में टेम्पल बिल्डिंग की परंपराएं कंटिन्यू रही, और इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट बाद के नायकों को भी जाता है। अब आखिरी में आते हैं विजयनगर के बाजार में। अगर हम डोमिंगो पेस की नज़र से देखें तो वो विजयनगर को दुनिया की बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी कहता है। वो कहता है कि इस बाजार में आपको हर चीज़ मिलेगी, र्यूबीज, डायमंड्स, एमराल्ड्स से लेके तमाम फ्रूट्स और एनिमल मीट्स। कुछ ऐसा ही फर्नांडो नुनीज भी कहते हैं। और एक बात, पोर्चुगीज ने विजयनगर को अपने टेक्स्ट में बिस्नक कहा है। ये फैक्ट एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे हाइप जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के जो कंटेंट्स
यहाँ दिए जाते हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या एक CUET के एस्पिरेंट हैं तो हमारे कोर्सेज भी आपको जरूर चेकआउट करने चाहिए, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग जैसी तमाम सुविधाएं होती है। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो मेक श्योर यू चेक आउट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मस्ट डाउनलोड आवर ऐप। अगर आप iOS यूजर हैं तो वेबसाइट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स के अलावा पॉडकास्ट, क्विजेस जैसे और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, तो दैट विल बी वर्थ डाउनलोडिंग। एंड नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।